देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बायोट सावर्ट लॉ। अब 1820 में ऑस्टर्न ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये प्रूव किया कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके पास मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन उनसे जब ये बात पूछी गई कि कितना प्रोड्यूस होता है, कितनी डिस्टेंस पे, वायर से पास में कितना होगा, थोड़ा दूर कितना होगा, कुछ डिस्टेंस के साथ उसका फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए वो ये नहीं बता पाए कि वो कितना प्रोड्यूस होता है। इसके लिए 1820 में ही दूसरा डेरिवेशन हुआ जिसको बायोट और सावर्ट नाम के दो साइंटिस्टों ने किया, और इन दोनों साइंटिस्टों ने ये बताया कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके पास कितना मैग्नीट्यूड का मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक डेरिवेशन इस तरह दिया कि मान लीजिए ये कोई वायर है और वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, इधर कुछ भी, ये कोई वायर है x और y और इसका लेंथ इनफाइनाइट है। हमें यहाँ वायर में करंट फ्लो हो रहा है I x टू y की डायरेक्शन में, और हमें कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेट फील्ड बताना है। मैग्नेट फील्ड इस P पॉइंट पर हमको पता करना है कि यहाँ मैग्नेट फील्ड क्या होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने इनफाइनाइट वायर में से एक एलिमेंट्री लेंथ ली, एलिमेंट्री लेंथ यानी स्मॉल लेंथ ली, उस वायर में से एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ DL ले ली और यहां से यहां तक एक डिस्टेंस लिया। ये डिस्टेंस क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, R ले लिया मान लीजिए, और इस डिस्टेंस और एलिमेंट्री लेंथ के बीच में यहां एक एंगल हो गया। इस तरह से उन्होंने अपना एक फॉर्मेशन तैयार किया और उन्होंने बताया कि जो यहां मैग्नेट फील्ड होगा वो मैग्नेट फील्ड फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, मतलब कुछ फैक्टरों पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बताया कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कैसे, तो बायो-सावर्ट लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेट फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टरों पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, फर्स्ट फैक्टर है द मैग्नेट फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नेट फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, मैग्नेट फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेट फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड पॉइंट है द मैग्नेट फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन थीटा ऑफ साइन। थीटा ऑफ, इस साइन के और इस थीटा के साइन पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ साइन बोल सकते हैं, द एंगल बिटवीन एलिमेंट्री लेंथ एंड
डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट्री लेंथ टू पॉइंट, इस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसके साइन एंगल पर। एंगल कहां पर है, ध्यान रखना, इस एंगल का आगे डेरिवेशनों में यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना एलिमेंट्री लेंथ और डिस्टेंस वाली जो लाइन है उसके बीच में। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ फैक्टर है, तो मैग्नेट फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्री लेंथ dl एंड पॉइंट P और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स पर ये मैग्नेट फील्ड डिपेंड करता है। यहां पर ऑन कंबाइनिंग, इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो मैग्नेट फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये है यहां पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। मैग्नेट फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो ये हमारा मैग्नेट फील्ड हो गया, इससे निकाल सकते हैं आई पता हो, डिस्टेंस जहां पे हमें पॉइंट निकालना वो पता हो, एलिमेंट्री लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं जो वायर है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन से, और एंगल पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस पॉइंट का मैग्नेट फील्ड पता कर सकते हैं। यहां पर ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका जो वैल्यू होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट है। 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। यहां से केवल म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये केवल म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी। इसमें म्यू नॉट उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहां पर म्यू नॉट क्या है, तो जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट उसमें क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ऐसे ही यहां म्यू नॉट कौन है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो परमिएबिलिटी है वो मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, और परमिटिविटी जो वर्ड है वो चार्ज के लिए यूज किया जाता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे कूलॉम्स लॉ में हुआ करता था एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही यहाँ पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो है मैग्नेटिज्म का। तो ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ है जिसने बताया कि जो मैग्नेट फील्ड होता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये फैक्टर्स आपके कंबाइन कर दिए जाएं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम किसी भी मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं, करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेट फील्ड कितना होगा। और ये समझ में आ गया हो आपको बायोट-सावर्ट लॉ, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और अगर आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ और एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और इसको लाइक सब्सक्राइब करें, समझ में आ जाए तो ठीक रहेगा, जिससे और बच्चों का भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो बच्चों, मूविंग चार्ज में एक टॉपिक है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड। तो फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किसी ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है,
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा, बायोट सावर्ट लॉ ने उन्होंने एक डेरिवेशन दिया और बताया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है, उसके लिए फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया। अब वहाँ था कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए हमारा है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेड टू बी ग्रैस्प्ड इन राइट हैंड such that the thumb points along the direction of electric current, then the curled finger around the conductor will point along the direction of magnetic field. The direction of magnetic field. Direction of magnetic field. देखिए यहाँ पर ये करंट कैरिंग कोई वायर है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई पास हो रहा है। अब हमें इसके यहाँ पॉइंट पर या यहाँ पॉइंट पर या कहीं भी इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ये तो पता ही लग गया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसमें पता करना है कि इसके पास इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए हमें ये वाला लॉ लेना पड़ेगा। ये कह रहा है कि हम वायर को जो करंट की डायरेक्शन में, मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कैप की तरफ करंट जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से इमेजिन करें कि वो हमारे हाथ में इस तरह से है, ग्रैस्प्ड। हम उसको हाथ में अपने इस तरह से पकड़ लें और करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को स्ट्रेच करें। तो थंब जो होता है वो हमारे करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो कर्ल फिंगर्स हैं, जो कर्ल फिंगर है, कर्ल इधर को ऐसे मुड़ रही हैं, तो जो कर्ल की जो फिंगर की जो कर्लिंग है, मुड़ने की डायरेक्शन है, वो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो इस वायर के पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से ये दिखाया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कोई पूछे यहाँ किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ कर्ल कैसे आ रही है, अंदर से बाहर की ओर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की ओर। समझिए, यहाँ साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की ओर, और इधर कैसे कर्ल हो रही है, इधर जा रही है अंदर की ओर। देखिए इधर कैसे जा रही है, ऐसे कर्ल होती हुई आएंगी। तो इस साइड में कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर की ओर। यहाँ कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। तो यहाँ तो बाहर की ओर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर। तो इस तरह से यहाँ कर्लिंग बनेगी। तो यहाँ समझना होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। देखिए वायर एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके पास प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास उसकी डायरेक्शन भी होगी। जब डायरेक्शन तो होगी तो एक ही वायर के पास भले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। वो अकॉर्डिंग टू कर्ल ऑफ फिंगर्स इस तरह सर्कल बना रही होंगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड टू नॉर्मल ऑफ बोर्ड के या प्लेन ऑफ पेपर, या पेपर के इस साइड में होगा इनवर्ड, इस साइड में होगा आउटवर्ड। तो ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह इमेजिन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कितना होगा। तो ये आपको एक अच्छा वो है। ऐसे ही सेकंड है आपका मैक्सवेल रूल, इससे भी पता कर सकते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि अपने स्क्रू को, मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिर उसको रोटेट करते हैं, पेच को कसते हैं ना, तो कसते तो ऐसे करके ऐसे पेच को नीचे से पकड़ के ऐसे कसा जाता है। जब उसको इस तरह से कसा जाएगा तो पेच कहाँ चलेगा, पेच चलेगा करंट की डायरेक्शन में। लेकिन उसके लिए जो कर्लिंग होगी, जो घुमाएंगे उसको, वो क्या बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। तो इन लॉ से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे से आपको बताया गया है, आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक
शेयर